तो सांवरिया सेठ की। हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम पहुंच गए बेटा फोर्थ लेक्चर में। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी चार्ज के बारे में। सेकंड लेक्चर में हमने किस बारे में बात की थी? कूलॉम्स लॉ के बारे में। और थर्ड लेक्चर में हमने बात की थी बेटा वेक्टर फॉर्म के बारे में। और आज हम लेके आए नया टॉपिक जिसका नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को डिस्कस करने से पहले आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि जो यहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम यूज कर रहे हैं वही यूज करेंगे हम इंटेंसिटी में भी। ठीक, तो आज हम इसको इतना डीपली बात कर लेंगे कि ताकि हम इंटेंसिटी में इसको इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत ना पड़े। ठीक, तो इंटेंसिटी में जब भी हम बात कर रहे होंगे तो आप इसके बिहाफ में उसको ले सकते हैं। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है बेटा, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कब यूज करते हैं इसके बारे में पहले बात कर लें। ठीक है, तो देखिए अगर हमारे पास टू चार्ज सिस्टम है, कैसा चार्ज सिस्टम है? टू चार्ज सिस्टम, मतलब अगर आपके पास एक चार्ज है Q1, यहाँ पर एक चार्ज है Q2, बीच की डिस्टेंस कितनी है R, और इनके बीच में अगर हमें फोर्स निकालना है कि इन दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो किसका यूज करेंगे हम बेटा? कूलॉम्स लॉ का। किसका यूज करेंगे हम? कूलॉम्स लॉ का। लेकिन क्या हो जब आपके पास मोर देन टू चार्ज सिस्टम, मोर देन टू चार्ज सिस्टम हो, तब वहां पर अगर हमें क्या निकालना है? फोर्स अगर निकालना है तो हम किस प्रिंसिपल का यूज करेंगे? दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्लियर है? तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम कब निकालेंगे? जब हमें मोर देन टू चार्ज के बीच में हमें क्या निकालना हो? फोर्स निकालना हो, तो हम किसका यूज करेंगे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में। क्लियर? तो समझ में आ गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहां यूज करेंगे। ठीक है, तो अब इसके बारे में समझते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। सपोज मानिए कि आपके पास एक टेस्ट चार्ज है, दैट इज Q0। क्या है? आपके पास एक टेस्ट चार्ज है Q0, और इसके चारों तरफ और भी चार्ज है। सपोज यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ Q2 चार्ज है, यहाँ Q3 चार्ज है, यहाँ Q4 चार्ज है, और यहाँ पे क्या है आपका Q5 चार्ज, या फिर Q4 तक है। ठीक है, तो ये भी आपका पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये भी क्या होगा बेटा? आपका पॉजिटिव होगा। अगर ये भी पॉजिटिव और ये चार्ज भी पॉजिटिव, तो क्या करेंगे? रिपल कर रहे होंगे। किस डायरेक्शन में? इसी डायरेक्शन में रिपल कर रहे होंगे। ठीक, ये पॉजिटिव, तो रिपल कहां करेंगे? ये भी इस डायरेक्शन में तो रिपल करेंगे। इसको मान लीजिए F2। ये भी पॉजिटिव, तो ये भी क्या करेंगे? रिपल करेंगे। किस डायरेक्शन में बेटा? इस डायरेक्शन में, दैट इज F3। और ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, रिपल करेगा तो किस डायरेक्शन में रिपल करेगा बेटा? F4। तो चार्ज कैसा है यहाँ पे? मोर देन 2। तो किसका यूज करेंगे हम? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें कहां पे फोर्स निकालना है? इस Q0 पे फोर्स निकालना है। तो कितना हो जाएगा इस Q0 पे फोर्स? देखिए क्या लिखेंगे हम? फोर्स ऑन Q0 चार्ज। कितना हो जाएगा नेट फोर्स? F नेट ही तो लिखेंगे। F नेट कितना होगा? F नेट, F नेट ये होगा वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्स exerted by each other charge। मतलब कि इस वाले पॉइंट पे जो आपका टेस्ट चार्ज है Q0, इस पे नेट फोर्स कितना होगा? ये जितने भी आपके इंडिविजुअल आपके पास जो भी चार्ज है Q1, Q2, Q3, Q4, इनके कारण जितना भी इस पे फोर्स लग रहा होगा उन सब का वेक्टर सम। क्यों वेक्टर सम? क्योंकि फोर्स क्या है आपका? वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए सम भी कैसा होगा आपका बेटा? वेक्टर सम होगा। क्लियर? तो यही से हम क्या ले सकते हैं? इसकी डेफिनेशन ले सकते हैं। क्या हो जाएगी बेटा इसकी डेफिनेशन? इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, फोर्स ऑन Q0 चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस एक्सेप्टेड बाय क्या होगा? ईच अदर चार्जेस। और चार्जेस के द्वारा जितना भी इसमें फोर्स लग रहा होगा उन सब का क्या करना पड़ेगा? वेक्टर सम करना पड़ेगा। वही क्या कहलाएगा इस पे? नेट फोर्स। क्लियर? तो क्या कहेंगे इसको हम? F नेट इक्वल टू कितना होगा?
F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर, और भी अगर हो तो ये सब वेक्टर। तो ये क्या कहलाएगा बेटा आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्लियर? ठीक है, तो ये आपके लिए हो जाएगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो जाएगा। अब इसमें एक चीज और देखिए, अब और इसमें हम ऐड करते जा रहे हैं। देखिए क्या ऐड करेंगे, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड पॉइंट। क्या है सेकंड पॉइंट? कि अगर आपके पास एक चार्ज यहां पर है Q1, कैसा है ये? पॉजिटिव चार्ज, और एक चार्ज है यहां पर भी, कौन सा? पॉजिटिव चार्ज Q2। ठीक, दो चार्ज है, तो इसके कारण इसमें कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्शन फोर्स। डायरेक्शन क्या होगी? यही तो होगी, और इसका नोमेनक्लेचर कैसा होगा? फोर्स ऑन टू बाई वन। क्लियर? तो अब अगर आपके पास दो चार्ज है तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? नंबर फर्स्ट केस अगर लें, कब? जब आपके पास Q1 और Q2 चार्ज है तो फोर्स ऑन Q2 कितना होगा? F21 वेक्टर होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं? एक और तीसरा चार्ज ले रहे हैं, वो भी कैसा है आपका? पॉजिटिव Q3। तो इस Q3 के कारण भी इसमें क्या होगा? रिपल्शन फोर्स होगा, और उसका नोमेनक्लेचर कितना होगा? फोर्स ऑन टू ड्यू टू 3। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे? जब Q1 भी है, Q2 भी है, सॉरी, जब और आपके पास Q3 भी है, तो अगर हम बात करें फोर्स ऑन Q3, सॉरी फोर्स ऑन Q2, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? F21 वेक्टर प्लस F23 वेक्टर। क्लियर? मतलब इस वाले चार्ज के कारण फोर्स F21 और इस वाले चार्ज के कारण इसमें फोर्स कितना हो? F23। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? F21 प्लस F23। तो समझने वाली बात क्या है यहाँ पे? समझने वाली बात बेटा ये है कि इसके कारण जो इस पे फोर्स लग रहा है, ठीक, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, चाहे ये Q3 यहां पर हो या फिर वो ना हो। फिर से Q1 और Q2 के बीच में जो भी आपका फोर्स लग रहा होगा वो कैसा रहेगा? वो चेंज नहीं होगा, चाहे ये आपका Q3 हो या फिर वो ना हो। मतलब इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स लग रहा होगा वो इस Q3 पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे Q1 के कारण सपोज Q1 के कारण इस पे फोर्स कितना लग रहा है? 5 न्यूटन। Q1 के कारण इस Q2 पे फोर्स कितना लग रहा है? 5 न्यूटन। तो अब ये चार्ज यहां पे हो, सराउंडिंग में हो या फिर ना हो, तब भी आपका क्या होगा? 5 न्यूटन का फोर्स ही लगता रहेगा। क्लियर? चीज समझ में आ रही है? तो कैसे लिखेंगे इसको? इसको लिखने के लिए क्या लिखेंगे? इसी वाले पॉइंट को अगर हम लिखें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, electrostatic force between two charges do not depend on the presence or surrounding the charge। क्लियर? कहानी यहां तक क्लियर है? क्या होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब इन दो के बीच में जो भी फोर्स लग रहा है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। किसके कारण? इस Q3 कारण। चाहे Q3 हो या फिर ना हो, इन दोनों के बीच में फोर्स हमेशा कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये हमेशा याद रखिएगा कि Q3 वाला जो फोर्स होगा, जो Q3 वाला जो चार्ज होगा, वो इन दोनों के फोर्स में कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। हाँ, ये कुछ इफेक्ट जरूर डाल सकता है, वो भी नेट में। क्लियर कहानी? तो ये चीज समझ में आई सुपरपोजिशन में। पहली चीज क्लियर हो गई आपके पास कि सुपरपोजिशन फोर्स क्या होगा? कि आपका वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस होगा। सेकंड वाली चीज क्या है कि दो चार्जेस के बीच में जो भी फोर्स लग रहा होगा वो किसी तीसरे चार्ज के कारण चेंज नहीं होगा। दो चीज क्लियर हो गई। तीसरी बात देखिए इसमें, ठीक, तीसरी चीज देखिए क्या कहते हैं तीसरे में। तीसरा हमारे पास आती है बात कि अगर आपके पास सपोज यहां पर एक टेस्ट चार्ज है Q0, कैसा है? टेस्ट चार्ज Q0, और यहां पे एक रखा हुआ है कौन सा चार्ज? Q1, जो भी पॉजिटिव है, ये भी क्या है आपका? पॉजिटिव। और यहीं कहीं पे एक और चार्ज रखा हुआ है बेटा Q2, जो भी क्या है? पॉजिटिव। तो इस चार्ज के कारण इस पे कैसा रिपल्शन फोर्स लगेगा? डायरेक्शन होगी ये, इसको हमने माना F1। क्लियर?
और इस वाले चार्ज के कारण भी इसमें क्या लगेगा बेटा, रिपल्शन फोर्स लगेगी। इस तरीके से डायरेक्शन क्या मानी हमने ये, और नॉमेनक्लेचर हमने क्या किया, F। ठीक, तो नेट फोर्स निकालेंगे अगर हम Q नॉट पे तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए 11th क्लास में आपने चीजें पढ़ी है, ठीक। 11th वाले में हमने क्या पढ़ा था, सपोज मानिए इन दो फोर्स के बीच का एंगल कितना थीटा। 11th में देखिए, 11th में जब हमने वेक्टर फॉर्म पढ़ा था, वेक्टर वाला जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो वेक्टर का अगर एडिशन करते तो वहां पे 3 मेथड दे रखे थे। कौन कौन से, ट्रायंगल लॉ मेथड, ठीक है, पैरेललोग्राम मेथड और पॉलीगन मेथड। ट्रायंगल लॉ और आपका क्या जाएगा पॉलीगन, और क्या आएगा आपका पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। तो हम सिर्फ दो के बारे में बात करें। ट्रायंगल लॉ क्या था, ट्रायंगल लॉ एडिशन का। तो ट्रायंगल लॉ कब यूज करते थे, जब आपके पास दो वेक्टर हो और वो भी कैसे हो बेटा, सीरीज में हो, मतलब एक का हेड दूसरे के टेल के साथ कनेक्ट होगा, तो इसका जो रिजल्टेंट होता था आर, ऐसी तो होता था, इसी को हम क्या कहते थे, ट्रायंगल लॉ कहते थे। और रिजल्टेंट की वैल्यू क्या निकलती थी, इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। याद आ रहा है कुछ, ठीक। पैरेललोग्राम लॉ क्या था, पैरेललोग्राम अगर लॉ हम बात कर रहे हैं तो ये कब यूज करते थे, जब एक ही पॉइंट से आपके क्या हो, दो वेक्टर ओरिजिनेट हो। एक ही पॉइंट से क्या हो बेटा आपके, जब दो वेक्टर ओरिजिनेट हो, तो एक ही पॉइंट से दो वेक्टर ओरिजिनेट हो गए, तो हम क्या करते थे, इसके पैरेलल एक और लाइन वेक्टर ड्रॉ करते थे और इसके पैरेलल एक और वेक्टर हम ड्रॉ करते थे ऐसे ही। और रिजल्टेंट हमारे पास क्या आता था, यही तो रिजल्टेंट आता था आर। और आर की वैल्यू हम क्या लिखते थे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। याद है, ठीक है। तो ये थीटा क्या कहलाता था आपका, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये तो सर थीटा, रिजल्टेंट निकाला। और ये एंगल कैसे लेते थे, इसमें भी थोड़ी सी बात कर ली, क्योंकि आगे अभी आपको इसका यूज होगा। इसी बारे में एंगल के बारे में बात कर लीजिए कि अगर आपके पास क्या हो, दोनों वेक्टर के हेड टू हेड अगर कनेक्ट है, तब इनके बीच में जो भी एंगल होगा वो क्या कहलाएगा बेटा आपका, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। या क्या हो, टेल टू टेल अगर कनेक्ट होते हैं, तब इनके बीच का जो एंगल होगा वही क्या कहलाएगा बेटा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ठीक। अगर एक का हेड और दूसरे का टेल अगर कनेक्ट है, तब इनके बीच का अगर एंगल होगा तो ये एंगल हम नहीं मानते। 11th में पढ़ा था, याद है। तो नया एंगल निकालने के लिए क्या करते थे, इस वाले वेक्टर को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते थे, और ये जो आपके पास एंगल बनता था थीटा डैश, यही क्या कहलाता था, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। कहानी क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या। जब हेड टू हेड कनेक्ट होगा, तब उनके बीच में जो भी एंगल फॉर्म होगा उसी को हम क्या कहेंगे, ये वाला थीटा, मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर। या टेल टू टेल कनेक्ट होगा, तब उनके बीच में जो भी एंगल फॉर्म होगा उसको हम क्या कहेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अगर एक का हेड दूसरे का टेल कनेक्ट है और बीच में अगर एंगल वो फॉर्म करता है, तो वो कभी भी एंगल बिटवीन टू वेक्टर नहीं होगा, ठीक। तो उसको हमें अगर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर को थोड़ा सा हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। जब इस वेक्टर को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे तो देखिए इस वाले वेक्टर का टेल और इस वाले वेक्टर का टेल एक पॉइंट पे आएंगे, और तब ये जो ये एंगल फॉर्म करेंगे वही क्या कहलाएगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। क्लियर, यहां तक चीज समझ में आ गई। तो यहाँ पे भी क्या है, ये भी एक वेक्टर फॉर्म है, F2 वेक्टर, ये भी एक वेक्टर है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, ये तो हमें दिखाना है। तो कौन सा लॉ यूज करेंगे हम इसमें, ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ। ऑब्वियस सी बात है, कौन सा, पैरेललोग्राम लॉ यूज करेंगे, ठीक। तो पैरेललोग्राम लॉ यूज करेंगे तो इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ, और इस वाले वेक्टर के पैरेलल भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये बीच में जो वेक्टर मिलेगा वही क्या मिलेगा, इसका रिजल्टेंट मिलेगा। कैसा मिलेगा, ये रिजल्टेंट मिलेगा। क्लियर, मतलब ये है कि अगर आपके पास इस तरीके से कोई वेक्टर है, सपोज मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स आप ऐसे भी लगा रहे हो और इस पे फोर्स आप ऐसे भी लगा रहे हो, ठीक है। तो जब इस पे फोर्स आप ऐसे भी लगाया आपने और ऐसे भी फोर्स लगाया, तो ये कहां जाएगा, कुछ ऐसे तो जाएगा। रिजल्टेंट इस फोर्स का और इस फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा क्या होगा बेटा, इसी डायरेक्शन में कुछ होगा। आपने ऐसे भी लगाया और ऐसे लगाया, तो जो आपके पास बॉडी है वो कैसी जाएगी, इस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करेगी। क्लियर, तो यही आपके लिए रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे,
एफ आर वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। क्लियर? सही है। इसी में एप्लीकेशन देखिए कुछ, ठीक, इसको हटाते हैं, एप्लीकेशन देखिए, ये थर्ड पॉइंट की एप्लीकेशन देखिए। एप्लीकेशन यहां पर हम क्या करेंगे, कुछ डायरेक्ट हम लोग सॉल्यूशन देंगे जिसको आपको याद रखने पड़ेंगे डायरेक्ट सॉल्यूशन को, तो आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सपोज फर्स्ट केस है कि अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो बेटा, 0। अगर दो वेक्टर के बीच एंगल अगर 0 है, इसका मतलब कि टेस्ट चार्ज कहां था, आपका Q0, तो इसी डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स F1 भी होगा, और इसी डायरेक्शन में फोर्स क्या होगा बेटा, आपका F2 भी होगा। क्लियर? अगर थीटा अगर आपका 0 है, दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर आपका 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि टेस्ट चार्ज में कि दोनों ही फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, सेम ही तो होगी। तो इसके लिए अगर नेट हमें निकालना हो तो एफ आर नेट फोर्स अगर रिजल्टेंट निकालना हो, कैसे निकालो, अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos कितना आएगा, थीटा। और थीटा की जगह हम क्या यूज करेंगे बेटा, 0, तो cos 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, जो sin 90 की वैल्यू होगी, मतलब कितना हो जाएगा, 1। तो यहां पे कितना हो जाएगा, एफ आर वेक्टर कितना हो जाएगा बेटा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 तो कहलाएगा, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, जी 1। क्लियर? इसको अब और सिंपलीफाई कीजिए, ये किसकी वैल्यू लग रही है, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 किसकी है ये वैल्यू, ये वैल्यू है बेटा आपकी F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर, और इस स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, F1 प्लस F। इसका मतलब जो नेट होगा आपके पास वो किसके इक्वल होगा, F1 प्लस F, मतलब उसको हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आ गया आपको? मतलब एंगल कितना होना चाहिए, 0, और दोनों ही फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, सेम, तो नेट कितना होगा, F1 प्लस F2। मतलब अगर ये 2 न्यूटन है और ये अगर 5 न्यूटन है, तो टोटल हम कितना कर देंगे, इसको 7 न्यूटन कर देंगे। कब, जब एंगल कितना हो आपका, 0। क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे। सेकेंड एप्लीकेशन देखते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, सेकेंड एप्लीकेशन क्या है कि थीटा इक्वल टू हमने कितना किया, 180। थीटा इक्वल टू अगर 180 है, तो बेटा इसका मतलब क्या होगा कि Q0 अगर चार्ज यहां पर है, तो एक फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो दूसरा फोर्स कहां लग रहा होगा, इसके अपोजिट ही तो लग रहा होगा, 180 का मतलब। अब इस केस में आपका रिजल्टेंट कितना होगा, अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कितना होगा, cos 180 तो होगा, कितना होगा, cos 180, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, -1। कितनी होती है, -1। तो -1 वहां पे पुट करिए, तो कितना हो जाएगा बेटा आपका, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2F1 F2, और ये वैल्यू किसकी आ रही है, ये वैल्यू आती है बेटा आपकी F1 माइनस F2 का स्क्वायर। स्क्वायर से क्या होगा, ये अंडर रूट कैंसिल होगा, तो टोटल एफ आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा आपकी, F1 माइनस। क्लियर? अगर 180 हो, मतलब दो फोर्स के बीच का एंगल कितना हो, 180 हो, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों के सब्सट्रैक्शन के बराबर। क्लियर? क्लियर? तो ये सेकंड पॉइंट भी क्लियर। अब आइए आप बेटा थर्ड पॉइंट में। ठीक, थर्ड पॉइंट में हम क्या कहते हैं, एंगल को हम चेंज करते हैं। कितना एंगल चेंज करते हैं बेटा, हम 90 करते हैं। 90 करते हैं, इसका मतलब यहाँ पे चार्ज कितना है, Q0। एक फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो दूसरा फोर्स भी क्या होगा, इस डायरेक्शन में तो लगेगा। ठीक, और दोनों के बीच में कितना आपके पास एंगल आएगा, 90 का एंगल आएगा। अब एफ आर कितना होगा, मतलब आपका रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, अंडर रूट F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90। ठीक, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, जितना आपका sin 0 की वैल्यू होती है, क्या होगी, 0। तो ये वाला टर्म्स क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा।
ठीक, ये वाला टर्म हट जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर ही तो बचेगा रिजल्टेंट। कोई दिक्कत यहाँ पर? ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया रिजल्टेंट आएगा इस तरीके से। मतलब अगर हम माने एग्जांपल में ये अगर सपोज है आपके पास ये सपोज मान लीजिए आपका 3 न्यूटन और ये कितना है आपका सपोज आपके पास 5 न्यूटन, तो हमें रिजल्टेंट निकालना हो तो डायरेक्ट निकाल लीजिए। इसी तरीके से कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 का कितना हो जाएगा 9, 5 का कितना हो जाएगा बेटा 25, तो ये कितना हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 34 न्यूटन। ठीक है, समझ में आया? ठीक, इसी में एक केस और ऐड करते हैं कि एंगल कितना हो 90 ही हो। कितना एंगल हो बेटा आपका 90 एंगल हो, लेकिन F1 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो वो किसके बराबर हो बेटा F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो। दोनों के जो मैग्नीट्यूड हो वो क्या हो बेटा बराबर हो। मतलब ये भी आपके लिए 5 न्यूटन तो ये भी कितना होना चाहिए बेटा आपके लिए 5 न्यूटन। क्लियर? तब आपके पास रिजल्टेंट कितना होगा, ये हो जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ये तो आपका चला जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर और दोनों की वैल्यू क्या है बेटा सेम, तो दोनों को हम क्या लिख सकते हैं F1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों की वैल्यू सेम। ये भी कितना हो जाएगा F1 का स्क्वायर और ये भी कितना हो जाएगा बेटा आपका F1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 2F1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे F1 को बाहर लीजिए, अंदर क्या बचेगा बेटा अंडर रूट, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा अंडर रूट 2F1। क्लियर? ये भी एक है, तो ये आपके अब समझ में आ रहे हैं। एक लास्ट एप्लीकेशन और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही एप्लीकेशन है जो अब आगे हम बताने जा रहे हैं, और इसका यूज हम सबसे ज्यादा करेंगे न्यूमेरिकल निकालने में। चाहे हम यहाँ फोर्स के बारे में बात करें, चाहे वो इंटेंसिटी के बारे में बात करें, आगे चल के जितने भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें मैक्सिमम हमें इस फॉर्मूले का यूज होगा जो अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ज्यादा यूज होगा आपका, और डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखिएगा और डायरेक्ट निकाल दीजिएगा। क्या है वो वाला इंपॉर्टेंट वाला, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है, सपोज मानिए कि आपके पास Q0 चार्ज, एक फोर्स F1 इस डायरेक्शन में है, एक फोर्स F2 आपका इस डायरेक्शन में, बीच का एंगल कितना हो जाएगा बेटा थीटा हो जाएगा थीटा। और कंडीशन क्या है आपके पास, फर्स्ट कंडीशन ये है कि मॉड ऑफ F1 वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ F2 वेक्टर इक्वल टू F, मतलब इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड क्या है बेटा सेम, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा आपका थीटा है, तो रिजल्टेंट कितना होगा। तो देखिए रिजल्टेंट हमने यहाँ पे लिखा हुआ पहले से ही है। ठीक है, फिर से देख लीजिए FR जो रिजल्टेंट निकलेगा वो कितना निकल जाएगा आपका, FR वेक्टर का जो भी निकलेगा वो निकलेगा आपका F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कितना हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, लेकिन F1 F2 क्या है दोनों सेम है, जिसको हम क्या कह सकते हैं F, तो क्या बोलेंगे हम इसको F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 मल्टीप्लाई हुआ F स्क्वायर कितना हो जाएगा cos थीटा। तो ये F स्क्वायर ये F स्क्वायर कितना हो जाएगा 2F स्क्वायर, 2F स्क्वायर यहाँ पर एक कॉमन ले लीजिए तो अंडर रूट करके कितना हो जाएगा 2F स्क्वायर कॉमन लीजिए, क्या बचेगा 1 प्लस cos थीटा बचेगा। ठीक है, cos थीटा का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है cos थीटा इक्वल टू होता है बेटा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा या फिर फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा जब आपने cos और sin की जो वैल्यू और फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे, तो cos थीटा इक्वल टू कितना होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। वही वैल्यू इसमें पुट करिए, कितना होगा अंडर रूट 2F स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा के लिए क्या यूज करेंगे हम 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो माइनस 1 से ये प्लस 1 क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल आउट। तो यहां पर देखिए 2 2 कितना हो जाएगा 4, अंडर रूट के बाहर लेके जाएंगे तो कितना बचेगा बेटा 2, ये 2 2 कितना हो जाएगा 4, अंडर रूट के बाहर लेके आए 2, f स्क्वायर के लिए कितना आएगा बेटा f, और cos स्क्वायर थीटा बाई 2 के लिए कितना आएगा cos थीटा बाई
ठीक है, तो यही आपके पास रिजल्टेंट निकलेगा। एफ रिजल्टेंट कितना होगा 2f cos थीटा बाई 2। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इस रिजल्टेंट के फॉर्मूले को हमने और सिंप्लीफाई कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखेंगे। ये फॉर्मूला कहां लिखा जाएगा, बस इसकी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि दोनों फोर्स कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर दोनों फोर्स इक्वल हैं और किसी एंगल थीटा पे हैं तो उसका रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा 2f cos थीटा बाई 2। क्लियर यहां तक की कहानी? ठीक है, अब इसको हम यूज करना देखते हैं, कैसे हम यूज करते हैं। तो इसको यूज करना, कैसे यूज करना देखिए। सपोज मानिए आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, दिखाई दे रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहां पे एक वर्टेक्स, इसको मान लो A, ये पॉइंट हो गया B, ये पॉइंट हो गया बेटा आपका C। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे चार्ज कितना है आपका कैपिटल Q, यहां पे चार्ज क्या है कैपिटल Q, कौन सा था पॉजिटिव का, और ये भी क्या है आपका बेटा पॉजिटिव का। यहां पे चार्ज कैसा माइनस का कैपिटल Q, मतलब तीनों का क्या मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन इन दोनों का साइन सेम है और इसका क्या है बेटा चेंज। क्लियर? तो हम चाहते हैं कि इसके सेंट्रॉइड पे एक चार्ज रखा है, दैट इज टेस्ट चार्ज कितना Q0। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसकी लेंथ कितनी जाएगी L मान लीजिए, इसकी भी L मान लीजिए, इसकी भी L। ये एंगल कितना हो जाएगा 60, तो ये एंगल भी 60 और ये एंगल भी कितना हो जाएगा बेटा 60। ये बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फाइंड नेट फोर्स ऑन Q0। हमें फाइंड करना है नेट फोर्स कहां पर आपका Q0 पे। तो कैसे करेंगे देखिए, इसी से जो पहले एप्लीकेशन हम लोगों ने लिखी है, कौन सी 2f cos थीटा बाई 2 का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे यूज करते हैं देखिए, मानिए हमें क्या करना है, इस वाले पॉइंट पे हमें फोर्स निकालना है। तो ये भी पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज ये भी कैसा होगा बेटा आपका पॉजिटिव होगा, तो इसके कारण फोर्स कैसा लगेगा डाउनवर्ड लगेगा। इसको हम क्या कहेंगे F1। क्लियर? ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसके कारण फोर्स कैसा लगेगा रिपल्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, कितना हो जाएगा F2 वेक्टर। ये आपका नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसके कारण फोर्स कैसा लगेगा आपका इस डायरेक्शन में, तो लगेगा कितना F3। फिर से इसको रीअरेंज बना लीजिए, Q0 है तो एक फोर्स लग रहा है आपको कहां F1 इस डायरेक्शन में, दूसरा फोर्स कहां लग रहा है बेटा F2 इस डायरेक्शन में, और तीसरा फोर्स कहां लग रहा है बेटा आपका F3 इस डायरेक्शन। ठीक है, F1 और F2 के बीच का एंगल कितना होगा। ठीक, हम लोग जानते हैं अगर आपके पास इस तरीके से इक्विलैटरल ट्रायंगल है और सेंट्रॉइड है, तो इस सेंट्रॉइड को अगर वर्टेक्स के साथ हम मीडियन खींचते हैं तो सेंट्रॉइड जो वहां पे ये मीडियन एक दूसरे को कट करेंगे वो क्या कहलाएगा आपका सेंट्रॉइड कहलाएगा। और इस मीडियन के बीच का एंगल हमेशा कितना होता है बेटा 120, यहां पे भी 120, यहां पे भी कितना होगा बेटा 120। तो अगर हम F3 को इधर ले जाएं, यहां लिखें F3, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा 120, इसके बीच का एंगल भी कितना होगा 120, इसके बीच का एंगल भी कितना होगा बेटा 120। तो इसका मतलब F1 और F2 के बीच का एंगल कितना होगा बेटा 120। समझ में? यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल है और वर्टेक्स से अगर आप मीडियन ड्रॉ करते हैं तो जहां पर ये मीडियन एक दूसरे को कट करते हैं वो पॉइंट क्या कहलाएगा सेंट्रॉइड, और ये तीनों मीडियन कितना एंगल बनाएंगे बेटा 120 120 120। क्लियर? वही चीज यहां पर भी है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि F2 और F1 के बीच का एंगल कितना हो जाएगा बेटा आपका 120। क्लियर? तो हमें एंगल मिल गया F1 और F2 के बीच। ठीक, एक चीज और इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में, ये आपके पास वो है मतलब सेंट्रॉइड, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C। हम जानते हैं कि जो सेंट्रॉइड तक की जो डिस्टेंस हुई कहां से वर्टेक्स से जो सेंट्रॉइड तक की डिस्टेंस हुई वो हमेशा क्या होती है बराबर, मतलब AO इक्वल टू BO इक्वल टू CO होगी। ठीक, मतलब इस A से इस Q0 तक की चार्ज, इस B से इस Q0 तक की चार्ज, सॉरी A से Q0 तक की डिस्टेंस, B से Q0 तक की डिस्टेंस और C से Q0 तक की डिस्टेंस क्या होगी सेम होगी, ये रही C। अब फोर्स देखिए, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या कहलाएगा कांस्टेंट। तो फोर्स डिपेंड किस पे करता है आपके चार्ज पे और
डिस्टेंस पे। तो डिस्टेंस तो तीनों की क्या हो गई बेटा सेम। अब चार्ज देखिए, अगर ये वाला फोर्स होगा तो पेयर ऑफ चार्ज क्या होगा क्यू क्यू नॉट। ये इस वाले फोर्स के बारे में बात करें तो पेयर ऑफ चार्ज कितना होगा क्यू क्यू नॉट, और इस वाले फोर्स के बारे में बात करें तो पेयर ऑफ चार्ज कितना होगा बेटा क्यू क्यू नॉट होगा। तो पेयर ऑफ चार्ज कितना है, पेयर ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा क्यू क्यू नॉट ही तो होगा तीनों फोर्स में। तो पेयर ऑफ चार्ज भी सेम, डिस्टेंस भी सेम, इसका मतलब ये जो तीनों फोर्स हैं वो भी क्या होगा मैग्नीट्यूड में सेम होंगे। तो हम क्या लिखेंगे F1 F2 इक्वल टू F3, हम मान सकते हैं वो, हम इसको F मानते हैं। क्लियर। तो तीनों फोर्स क्या हो गए बेटा इक्वल हो गए। अब तीनों फोर्स अगर इक्वल हो गए तो हमें क्या निकालना है बेटा, इस Q नॉट पे तो फोर्स निकालना है। तो F Q नॉट पे फोर्स निकालने के लिए क्या होगा, नेट फोर्स ऑन Q नॉट। कितना होगा नेट फोर्स ऑन Q नॉट। देखिए ये F1 है, ये F2 है, इसका रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में जाएगा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का यूज करेंगे। डायरेक्शन कहां होगा इसका, इसी डायरेक्शन में तो होगा, इसे हम FR मान सकते हैं। ठीक, और इसी डायरेक्शन में क्या मिलेगा आपको F3 भी मिलेगा। तो नेट फोर्स कितना हुआ F3, इसको मानिए FR प्लस F3, ये तो मानेंगे आप। ठीक है, तो F3 को हमने कितना मान रखा है F, इसको F ही लिखिए प्लस FR, मतलब कि इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। दोनों फोर्स क्या है सेम है, बीच का एंगल कितना है 120। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे 2F cos θ/2 वाला कर लीजिए। कितना हो जाएगा F प्लस 2F cos थीटा कितना हो जाएगा 120 बाई कितना हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास F प्लस 2F cos 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2। cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। यहां कहीं सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा F प्लस 2F cos 60 की वैल्यू हो गई वो आपकी 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा 2F। क्लियर। फिर से देखिए क्या क्या इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है F3 लग रहा है, तो ये F3 आपका इस डायरेक्शन में है, और इन दोनों के कारण रिजल्टेंट फोर्स भी क्या जा रहा है इसी डायरेक्शन में जाएगा। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से देख लीजिए। ठीक, इसके पैरेलल यहां ड्रॉ कीजिए, इसके पैरेलल यहां ड्रॉ कीजिए, तो देखिए रिजल्टेंट आपको क्या मिलेगा इसी डायरेक्शन में मिलेगा। तो FR प्लस कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका ये रिजल्टेंट फोर्स, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस Q चार्ज के कारण फोर्स। तो FR F3 को हमने सिर्फ F लिख दिया, और रिजल्टेंट वाले को हमने क्या लिखा 2F cos θ/2 लिखा। तो ये कितना हो जाएगा F प्लस 2F cos थीटा, क्या इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल वो कितना हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बेटा 2। तो F प्लस 2F, तो ये कितना जाएगा 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2। तो F प्लस कितना हो जाएगा 2F इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा बेटा आपका 2F हो जाएगा। क्लियर करनी, और F की वैल्यू आप निकाल सकते हैं कि F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F की वैल्यू हो जाएगी बेटा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन जो भी डिस्टेंस हमने इनके बीच की मान लीजिए। अभी हम आगे निकालना बताएंगे कैसे निकालते हैं। डिस्टेंस आप मान लीजिए किसी भी AO का इसका, तो ये आपके पास नेट फोर्स बचे। क्लियर करनी, तो यहाँ पे एक चीज समझ में आई। ठीक, अब इसमें हम क्या करते हैं थोड़ा सा और चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम उसी एप्लीकेशन के बिहाफ में देखते हैं क्या होगा। सपोज मानिए आपके पास एक और इक्विलैटरल ट्रायंगल, एंगल कितना हो जाएगा 60, यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा 60, यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा बेटा 60, यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा Q, यहाँ पे भी चार्ज कितना हो जाएगा Q, और यहाँ पे भी चार्ज कितना हो जाएगा बेटा Q। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये भी क्या हो जाएगा बेटा आपका पॉजिटिव है, तीन पॉजिटिव। तो हमें क्या करना है, फाइंड नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज Q। ठीक, इन तीन के किसी भी Q चार्ज पे हमें क्या करना है, नेट फोर्स 0 करना है। ठीक, किसी भी चार्ज Q पे निकालना है, तो हम इस पे भी निकाल सकते हैं, इस पे भी निकाल सकते हैं, और इस पे भी निकाल सकते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, लेंथ कितनी हो जाएगी L, यहाँ भी लेंथ कितनी हो जाएगी L, यहाँ भी लेंथ कितनी होगी बेटा आपकी L। ठीक है, तो इस पे निकाल दी। सपोज ये भी प्लस Q चार्ज, ये भी प्लस Q चार्ज, तो दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को रिपल्शन करेंगे, तो इसको माना हमने F1 फोर्स।
ये भी प्लस क्यू चार्ज, ये भी प्लस क्यू चार्ज, तो ये भी क्या करेगा, इसको रिपल ही तो करेगा। इसको माना बेटा F2 माना। अब यहां अगर इनके बीच का 60 एंगल है तो इनके बीच भी एंगल कितना होगा बेटा, 60 तो होगा। तो हमें क्या निकालना है, किसी भी एक चार्ज पे हमें नेट फोर्स निकालना है। तो इसके कारण इस पे फोर्स F1, इस वाले चार्ज के कारण इस पे फोर्स कितना होगा बेटा, F2। क्लियर। तो नेट फोर्स अगर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले फोर्स देख लीजिए। तो F1 F2 क्या होंगे, बराबर ही तो होंगे। F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F ही तो बोलोगे, मान सकते हैं। क्यों F1 F2 बराबर होंगे, देखिए L L L लेंथ भी सेम, Q से Q की लेंथ L, Q से Q की लेंथ L, लेंथ सेम। और अब आप क्या देखिए, पेयर ऑफ चार्ज देखिए, Q Q पेयर ऑफ चार्ज, Q से Q पेयर ऑफ चार्ज, चार्ज भी आपका सेम रहेगा, लेंथ भी अगर आपकी सेम है तो फोर्स भी क्या होगा, सेम ही तो होगा। तो ये क्या हो जाएगा, F1 F2 दोनों इक्वल होंगे, जिसको हम क्या मान सकते हैं, F। तो अब देखिए इस वाले पॉइंट से एक फोर्स F, ये F2, ये एक फोर्स कितना हो गया F1, ये बीच का एंगल कितना है बेटा आपका 60। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, फिर से वही चीज, नेट फोर्स निकाल रहा हूं तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर ले, 2F cos थीटा बाई 2, ठीक। अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप देख लीजिए दोनों फोर्स कैसे है। अगर मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल आपको दे रखा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा यूज किया, 2F cos थीटा बाई 2। तो 2F cos थीटा की एंगल थीटा कितना है 60 बाई कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2F cos 30, ठीक है। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3 बाई 2, तो ये जाएगा 2F √3 बाई 2। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो नेट फोर्स आपके पास कितना है, √3F, कितना हो जाएगा √3। तो √3F अगर आपके पास है, ठीक है, तो नेट फोर्स कितना जाएगा √3F। एक चीज और इसमें हम बता रहे हैं आपको, ठीक है, देखिए इसमें थोड़ा सा एक चीज को हम ऐड करते हैं। ऐड क्या करते हैं, हम इसकी पूरा मोमेंटम हम चेक करते हैं कि मोमेंटम कितना होगा, ठीक है। मोमेंटम चेक करते हैं तो हम कहते हैं इसमें एक और हम कहते हैं कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम फाइंड करें, पूरे सिस्टम का मोमेंट। तो अब देखिए यहां पे पूरे सिस्टम का मोमेंटम, ये चार्ज है, इस चार्ज पे मास होगा, ये भी चार्ज है तो मास होगा, ये चार्ज है तो मास होगा। ये चार्ज इस पे क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है, तो इस पे मास भी होगा, और रिपल कर रहा है तो इस पे कोई ना कोई वेलोसिटी भी होगी, इसका मास भी होगा, क्या होगा, वेलोसिटी भी होगी। ये वाला चार्ज इसको भी क्या करेगा, रिपल करेगा, तो इसके पास कोई मास होगा तो वेलोसिटी भी होगी। ये वाला चार्ज या ये वाला चार्ज इसको भी क्या करेगा, रिपल करेगा, इसके पास मास भी होगा, और क्या होगा, इसके पास वेलोसिटी भी होगी। तो इसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, इसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, इसके पास भी क्या होगा, कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। तो तीनों के पास मोमेंटम होगा, लेकिन हमें क्या बात करनी है, सिस्टम के मोमेंटम के बारे में बात करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा एक आइसोलेटेड सिस्टम बनाएंगे। ये हमने नेक्स्ट वाले जो इससे लास्ट वाला आपके पास लेक्चर था, वहीं पे हमने इस चीज को सीखा था, याद करिए। 2.4 सिस्टम के लिए हमने देखा था, अगर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। सेम वही चीज यहाँ पर भी है। तो हमने क्या किया, इसको एक आइसोलेटेड सिस्टम बनाया। जब हमने इसको आइसोलेटेड सिस्टम बनाया बेटा, तो Q और QQ ये क्या करेंगे, आपस में फोर्स लगा रहे हैं। कोई आपके पास बाहर का कोई चार्ज नहीं है जिसके कारण इस पे फोर्स लग रहा हो। तो क्या हो रहा है, ये वाला Q इस पे, ये वाला Q इस पे, ये वाला Q इस पे, तो कैसा फोर्स लग रहा है, इंटरनल फोर्स ही तो लग रहा है। कोई भी आपके पास एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो एक्सटर्नल फोर्स जो आपके पास होगा वो क्या होगा बेटा, जीरो ही तो होगा। तो सिर्फ इसमें क्या लग रहा है, आपका इंटरनल फोर्स ही तो अप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है, आपका इंटरनल फोर्स अप्लाई हो। और हम जानते हैं कि अगर जब आपके पास एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है तो मोमेंटम क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट। तो इस सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो कैसा होगा बेटा, आपका कांस्टेंट। कहानी समझ में आए, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम का अगर हमें मोमेंटम निकालना है तो वो कैसा होगा बेटा, वो कांस्टेंट होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये चीज समझ में आ गई आपकी सारी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, इफ n फोर्स अप्लाई, कितने फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम, n, और n की वैल्यू कितनी हो सकती है, n की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 2 3 4 5, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। और अगर इन चीजों में दो चीजें सेम है, क्या, अगर इनका
मैग्नीट्यूड सेम है या फिर इनका क्या सेम होना चाहिए बेटा, एंगल सेम है, इसका मतलब कितना 360 बाई एन। जैसे अगर आपने कितने फोर्स अप्लाई किए, 4 फोर्स अप्लाई किए सपोज, तो इन चारों फोर्स के बीच का एंगल कितना 360 बाई 4 कितना हो जाएगा बेटा, ये अप्रोक्स 90 एंगल हो जाएगा। और अगर आपने 3 फोर्स अप्लाई किए हैं तो 360 बाई कितना हो जाएगा बेटा 3, ये एंगल कितना हो जाएगा 120 एंगल हो जाएगा। क्लियर। अगर आपने किसी भी पॉइंट में कितने फोर्स अप्लाई किए, n फोर्स अप्लाई किए हैं और उन सारे फोर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या है बेटा, सेम है, और एंगल भी क्या है बेटा आपका अगर सेम है, और कितना एंगल होगा 360 बाई n। अगर कितने 4 फोर्स है तो 360 बाई कितना हो जाएगा 4, 3 फोर्स है तो कितना 360 बाई 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हर दो फोर्स के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90, और कितने एंगल हो जाएगा यहाँ पर 120। तो नेट फोर्स कितना होगा, तो नेट फोर्स अगर हम देखेंगे तो वो कितना होगा बेटा, उस पॉइंट में 0 ही होगा। क्लियर कहानी, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको, सपोज मानिए आपके पास एक फोर्स, ये आप एक चार्ज है Q0 जिसपे हम निकाल रहे हैं, एक फोर्स लग रहा है यहाँ पर F1, एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है बेटा F2, एक फोर्स यहाँ लग रहा है बेटा आपका F3, एक फोर्स यहाँ लग रहा है बेटा F4, एक फोर्स यहाँ लग रहा है बेटा आपके पास F5, एक फोर्स यहाँ लग रहा है बेटा आपके पास F6, यहाँ पे लग रहा है F7, और यहाँ पे क्या लग रहा है F8, और इनके बीच का एंगल भी क्या है बेटा, थीटा, थीटा कैसा है, सेम है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, 0। क्लियर, कहानी समझ में आई ये पॉइंट भी, ठीक। तो क्या होना चाहिए, अगर n फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, n फोर्स मतलब इवन भी हो सकते हैं और ऑड भी हो सकते हैं, तो मैग्नीट्यूड उनका अगर उनका सेम है, एंगल भी अगर उनका सेम है, तो नेट फोर्स किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में कितना होगा, वो 0 होगा। क्लियर कहानी, ठीक। आगे बढ़ते हैं एक और, ठीक है। देखिए एक और चीज, if Q0 charge placed symmetrically, if Q0 charge placed symmetrically between other charges, then net force on Q0 will be 0। इस चीज को भी याद रखिएगा, ठीक है। कैसे, सपोज मानिए कि आपके पास एक सर्कल और इसके सेंटर पे कितना चार्ज रखा है Q0, और इसके बाहर कितना चार्ज रखा है इस तरीके से Q, और कैसा है ये, सिमेट्रिकली। कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकली। तो F नेट ऑन Q0 कितना होगा बेटा, 0। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से देखिए, सपोज आपके पास कैसा है, ए आपके पास इस तरीके से, ये भी क्या हो गया, सिमेट्रिकली हो गया। चार्ज कितना हो जाएगा, Q Q Q Q और Q, और इसके सेंटर पे कितना रखा है आपके पास, Q0 चार्ज। तो फोर्स ऑन Q0 कितना होगा बेटा, G। इसी तरीके से अगर ट्रायंगल है, यहाँ पे भी चार्ज Q, यहाँ पे भी चार्ज Q, यहाँ पे भी चार्ज Q, और इसके सेंट्रोइड पे चार्ज कितना रखा है बेटा, Q0 रखा है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स ऑन Q0 कितना हो जाएगा बेटा आपका, G। इसी तरह से अगर आपके पास इस तरीके से स्क्वायर रखा है, यहाँ पे भी चार्ज Q, 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 तो सेंटर पे अगर आपके पास एक और चार्ज रखा है Q0, तो फोर्स ऑन Q0 कितना होगा बेटा, 0 होगा। समझ में आई। या फिर इस तरीके से आप देख लीजिए, इस तरीके से अगर सिमेट्रिकल में है और सब में चार्ज कितना रखा है Q, और सेंटर पे कितना है आपके पास Q0, तो इस Q0 पे जो फोर्स होगा, फोर्स ऑन Q0 वो कितना होगा बेटा, 0। समझ में आया। तो अगर आपके पास Q0 चार्ज सिमेट्रिकली रखा हुआ है, तो उस पे जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा बेटा, 0 होगा, जिसके एग्जांपल हमने यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद एक और चीज आती है, इंपॉर्टेंट चीज है, उसको भी देख लीजिए। क्या है वो, कि अगर सिमेट्रिकली में इस तरीके से सिमेट्रिकल है
चार्ज Q, ये चार्ज Q और ये चार्ज कितना रखा हुआ है। और हम ये कहें कि हर जो आपके पास चार्ज Q जो भी वर्टेक्स में रखा है वो कैसा है, इक्विलिब्रियम में, मतलब ऑल चार्जेस इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, ऑल चार्जेस इन इक्विलिब्रियम, चाहे वो Q हो। इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पे F नेट कितना हो जाएगा बेटा, 0। यहाँ पे F नेट कितना हो जाएगा बेटा, 0। यहाँ पर F नेट कितना हो जाएगा बेटा, 0। और यहाँ के सेंट्रोइड में चार्ज कितना होगा बेटा, Q नॉट। तो फिर से समझ ली, सिमेट्रिकली रखा हुआ है और इसके जो भी चार्ज वर्टेक्स में वो उसमें वो कैसे इक्विलिब्रियम है, तो इसका मतलब इस पे नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0। इस पे नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0 अगर होगा और इसमें भी कितना होगा, नेट फोर्स अगर 0 है तो इस Q नॉट का चार्ज कितना होगा, -Q/√3 होगा। ये भी प्रूफ करके बता रहे हैं कैसे, समझ में आई चीजें। सिमेट्रिकली रखा हुआ है, सारे चार्ज कैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो सेंट्रोइड पे जो भी चार्ज रखा होगा तो उसकी वैल्यू कितनी है, -Q/√3। इसी तरीके से अगर आपके पास स्क्वायर है और इस स्क्वायर में भी आपके चार्ज इस तरीके से रखे हुए Q और सेंटर पे कितना चार्ज रखा है आपका, Q नॉट रखा है, तो इस Q नॉट की वैल्यू कितनी होगी, Q नॉट की वैल्यू की -2√2 + 1/4 Q। ठीक, ये कुछ आपके पास रिजल्ट है जिसको आपको डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे, फिर भी हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा बहुत निकाल देते हैं, आपको प्रूफ करते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो सपोज पहले देखिए F नेट में यानी कि हम Q नॉट पे टोटल फोर्स निकालते हैं, फिर हम चार्ज की कहानी हम बात करते हैं क्या होगा। जैसे एग्जांपल है कि अगर आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है इस तरीके से, ये A पॉइंट, ये B और ये क्या हो जाएगा बेटा C। यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा Q, यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा Q और यहाँ पे भी चार्ज कितना हो जाएगा सपोज Q। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। ठीक है, और ये आपके पास लेंथ कितनी हो जाएगी L, इसकी भी लेंथ कितनी हो जाएगी L और यहाँ पे भी लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा L। एंगल कितना होगा 60 60 और 60 इक्विलैटरल है। और यहाँ पर सेंट्रोइड पे कितना चार्ज रखा है बेटा, Q नॉट चार्ज रखा है। तो हमें क्या करना है, फाइंड दी नेट फोर्स ऑन Q, फाइंड दी नेट फोर्स ऑन Q नॉट। तो इस Q नॉट पे अगर हमें फोर्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे Q नॉट पे फोर्स, तो Q नॉट पे फोर्स निकालेंगे बेटा, इसके 3 मेथड है। तो हम तीनों मेथड आपको बता रहे हैं कि कैसे हम इस पे नेट फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, 3 मेथड है, तो जो आपको मेथड सही लगे उसका आप यूज करिएगा। तो हम यूज करते हैं सबसे पहले मेथड फर्स्ट, जो कि मेथड कैसा है आपका, लॉन्ग मेथड। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं इस लॉन्ग मेथड को, इस लॉन्ग मेथड को इस तरीके से निकालते हैं। देखिए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो फोर्स कहां लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में F1। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो फोर्स कहां लगेगा, इसी डायरेक्शन में लगेगा F2। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो डायरेक्शन कहां लगेगा बेटा, F3। ये तो लगेगा। तो Q नॉट पे अगर हम यहाँ पे बात करें, Q नॉट पे एक फोर्स कहां लग रहा है बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में F1। एक फोर्स कहां लग रहा है बेटा आपके पास, F2। और एक फोर्स कैसा लग रहा है बेटा आपके पास, F3। 3 फोर्स लग रहे हैं और तीनों के बीच का एंगल कितना होगा, 120, 120 और 120। ये भी क्लियर है। तो तीनों फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, देखिए यहां से इसके बीच की डिस्टेंस, यहां से इसके बीच की डिस्टेंस और यहां से इसके बीच की डिस्टेंस सेम ही तो होगी। सपोज इसको मान लीजिए O, सेंट्रोइड को क्या मान लीजिए O, तो B से O की डिस्टेंस, A से O की डिस्टेंस और C से O की डिस्टेंस क्या होगी, तीनों सेम ही तो होगी। क्या कितना होगा, AOB, BO और CO, ये तीनों क्या होंगी, सेम ही तो होगी। ये से, और आपके पास पेयर ऑफ चार्ज कितना होगा, पेयर ऑफ चार्ज कितना होगा, Q नॉट क्यों होगा, Q नॉट, Q नॉट, Q नॉट होगा। तो इसका मतलब ये जो फोर्स लग रहा है F1, F2, F3 वो कैसे होंगे बेटा, सेम ही तो होंगे। F1 = F2 = F3 = F कह सकते हैं। ठीक है, तो F की वैल्यू कितनी होगी,
एफ की वैल्यू होगी बेटा एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन कोई भी आप डिस्टेंस ले ले, ए का कितना होगा, स्क्वायर ही तो होगा। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, इस एओ की वैल्यू फाइंड करनी है। एओ की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो हम इजीली क्या कर लेंगे, निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है किसकी वैल्यू, एओ की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब ए से लेकर के इस ओ तक की वैल्यू हमें, डिस्टेंस हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने से पहले हम क्या करते हैं, हम इस वाले पॉइंट से एक मीडियन ड्रॉ करते हैं और वो डायरेक्ट कहाँ होता है बेटा, इस पॉइंट डी पे। और यहाँ पे सपोज रखा हुआ है तो इसको मान लो, ठीक है। तो ये पॉइंट कितना जाएगा, डी। तो जब ये पॉइंट डी आएगा तो ये पूरी लेंथ कितनी थी, बी से लेके सी, एल। ये पॉइंट, ये लेंथ कितनी, L/2। ये भी कितना हो जाएगा, L/2। टोटल एंगल कितना था, 60। तो यह आपका एंगल कितना हो जाएगा, 30। समझ में। तो इस ट्रायंगल को बना लीजिए। ये ट्रायंगल ऐसे ही तो कुछ शो करेगा, ए डी, और ये ट्रायंगल कितना हो जाएगा बेटा, बी। ये कितना बना रहा है आपका, 30। ये कितना बना रहा है बेटा आपका, 90। ठीक है। ये लेंथ कितनी है, एल। ये लेंथ कितनी है, L/2। फाइंड किसको करना है, एक्स। इसी को तो फाइंड करना है। तो ये वाला ए और डी क्या कहलाएगा, बेस। क्या कहलाएगा बेटा, ये बेस। ये क्या कहलाएगा, बी और डी। ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। और ए टू बी क्या कहलाएगा बेटा, ए टू बी कहलाएगा बेटा ये आपका हाइपोटेनस। तो आपको क्या पता है, हाइपोटेनस भी पता है, आपको परपेंडिकुलर भी पता है, और आपको क्या निकालना है, बेस निकालना है। किसका यूज कर सकते हैं, कॉस का यूज कर सकते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू क्या निकलेगा बेटा, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या निकलेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे देखिए कितना एंगल है, कॉस 30। तो बेस कितना है बेटा, x। और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा बेटा आपका, l। और cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी √3/2। 3/2 ये हो जाएगा x/l। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, x इक्वल टू हो जाएगा √3/2l। तो ये लेंथ कितनी आ गई बेटा आपकी, a से लेकर के d तक की लेंथ कितनी आ गई, AD लेंथ आ गई आपकी √3/2 ऑफ l। एक और पॉइंट समझिए, कौन सा वाला, अगर ये जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन, सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन रेशियो 2:1। इन सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन रेशियो 2:1। मतलब ये जो सेंट्रॉइड है इस मीडियन को कैसे आपका डिवाइड करता है, 2:1। ऊपर वाले का रेशियो 2 और नीचे वाले का रेशियो कितना हो जाएगा, 1। तो अगर मीडियन आपके पास क्या है, अगर x है, मीडियन क्या है बेटा आपके पास, x है, तो उसका रेशियो कितना होगा, 2/3x। और कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो AO कितना कहलाएगा, AO जो होगा वो कितना होगा, तो AO होगा आपका 2/3 ऑफ x। x क्या हो जाएगा बेटा, टोटल AD को हमने क्या माना है, x माना। तो AD की वैल्यू कितनी है, √3/2 इंटू l। 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल। ये 3 है, इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। तो एक √3 से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, l/√3। तो आपके पास AO की लेंथ आ गई, कितनी आ गई AO की लेंथ, l/√3। क्लियर, यहाँ तक चीज समझ में आई। अब यहां तक चीज समझ में आती तो देखिए, और आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमने देखा कि ये फोर्स कितना है, F1 F2 F3 तीनों क्या है, सेम है। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस F4 और F3 का नेट फोर्स निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट फोर्स हमें निकालना है, किसका, F2 एंड F3 का निकालिए। इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे तो कहां जाएगा, यही तो जाएगा F रिजल्टेंट। तो कितना हो जाएगा F रिजल्टेंट, F रिजल्टेंट अगर हमें निकालना है तो ये हो जाएगा 2। देखिए F3 और F2 मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या लिखेंगे, 2F cos θ/2। इससे पहले भी हमने ये निकाला था, ठीक है। तो 2F cos कितना हो जाएगा, 120/2। ये हो जाएगा बेटा 2F cos 60। ये क्या आपका रिजल्टेंट ही तो है।
2f cos 60 और 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये हो जाएगा बेटा 2f इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो टोटल कितना आ जाएगा बेटा f। ये रिजल्टेंट फोर्स कितना आया बेटा f ही तो है। और इस f की जो डायरेक्शन होगी कहाँ होगी बेटा अपवर्ड डायरेक्शन होगी, और ये F1 फोर्स कहाँ लग रहा है बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसको हटाइए, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो Q0 पे अगर हम फोर्स देखें इस Q0 पे एक फोर्स लग रहा है Fr ऊपर की तरफ रिजल्टेंट फोर्स किसका 302 का, और एक फोर्स कहाँ लग रहा है बेटा F1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स कैसे निकलेगा, तो नेट अगर फोर्स हमें निकालना है तो वो होगा F नेट, दोनों के माइनस ही तो करेंगे, Fr माइनस कितना हो जाएगा बेटा F1, Fr कितना हो जाएगा F, और F1 की वैल्यू भी कितनी होगी बेटा, देखिए कहां पे हमने अभी इससे पहले लिखा था कि तीनों फोर्स क्या होंगे सेम ही होंगे मैग्नीट्यूड में, तो F1 की वैल्यू भी F, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, तो F नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा आपका, चीज समझ में आई। ये था बेटा बहुत लॉन्ग मेथड, तो इसी चीज को अगर हमें शॉर्ट मेथड में निकालना है तो उसको देखिए, ठीक है, तो वो हो जाएगा मेथड सेकंड, जिसको हम सुपरपोजिशन मेथड भी कह सकते हैं, जिसको हम वेक्टर मेथड भी बोल सकते हैं। तो उसको हम कैसे निकालते हैं देखिए, मेथड सेकंड देखिए क्या होगा। मेथड सेकंड क्या निकालना था बेटा, इसको हम क्या कहते हैं सुपरपोजिशन मेथड भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या करना है, सेंट्रॉइड है, क्यू चार्ज क्यू चार्ज क्यू चार्ज, और इस ट्रायंगल में यानी इक्विलेटरल आपके पास ट्रायंगल है, सेंट्रॉइड में क्या है क्यू नॉट है, लेंथ क्या होगी बेटा सी, तो इस पे हमें फोर्स निकालना है, तो एक फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, इसको मान लीजिए ओ, ठीक है, क्यू नॉट तो आप मान लीजिए, इसको मान लीजिए ओ, इसमें भी एक फोर्स लग रहा होगा, इसे मान लीजिए F1, इसको मान लीजिए F2, और इसके कारण भी फोर्स लग रहा होगा, कितना होगा बेटा ये आपका, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में हम इसको देखते हैं, तो अगर हमें F1 फोर्स लिखना है वेक्टर फॉर्म में, कितना लिखेंगे F1 फोर्स, यानी कि फोर्स ऑन Q नॉट बाई Q, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, इसे मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, इसको क्या मान लीजिए बेटा C, तो कितना हो जाएगा A O का स्क्वायर ही तो होगा, इनटू डायरेक्शन किसके अलाउंग है ये आपकी A O के, समझ में आया। F2 कितना हो जाएगा से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा Q नॉट, तो F2 किससे करना है B पॉइंट के कारण है, तो B पॉइंट के कारण अगर F2 है तो B से O का स्क्वायर, और किस डायरेक्शन में जा रहा है वो B यूनिट वेक्टर। F3 अगर हमें निकालना है तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन C इसके कारण है, तो कितनी डिस्टेंस C टू O, OC का स्क्वायर इनटू किसके अलाउंग जा रहा है CO के अलाउंग, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता था कि जो F नेट होगा वो क्या होगा वेक्टर सम होगा किसके, इंडिविजुअल चार्ज के कारण जो भी फोर्स लग रहे होंगे उनके वेक्टर सम के इक्वल होगा। तो F1 इक्वल टू अगर हमें निकालना तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तीनों में सेम, Q नॉट भी तीनों में सेम, और देखिए AO BO और CO ये भी क्या होंगे बेटा सेम ही होंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अपॉन AO का स्क्वायर, तो क्या बचेगा आपके पास AO वेक्टर यूनिट वेक्टर BO यूनिट वेक्टर प्लस CO यूनिट वेक्टर, ये तो लिखोगी। अब जरा इसको ड्रॉ कर लीजिए, AO वेक्टर क्या है, यही तो है AO वेक्टर, और अभी हमने आपको बताया था कि अगर AO वेक्टर ये है तो तीनों के बीच का एंगल कितना होगा 120 120 120 होगा। जैसे अगर सपोज मान लीजिए एक चार्ज Q नॉट यहाँ पर है, ये वेक्टर कौन सा हो गया F A नॉट वेक्टर मान लीजिए इसको, या इसको मान लीजिए AO की डायरेक्शन ले लीजिए, एक ये हो जाएगा आपका BO, ये कितना हो जाएगा बेटा CO यूनिट वेक्टर, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा 120, इसके बीच का एंगल भी कितना होगा 120, इसके बीच का एंगल भी कितना होगा बेटा 120 होगा। तो तीनों को जरा सॉल्व कर लीजिए 120, तो एक वेक्टर कितना हो गया बेटा आपके पास AO, तो यहीं से हमें क्या 120 के एंगल पे
कौन सा ड्रॉ करना होगा, BO यूनिट वेक्टर करेंगे। तो BO यूनिट वेक्टर कैसे करेंगे, अभी हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जब क्या हो, वेक्टर के बीच का एंगल कब लेते हैं, जब दोनों हेड टू हेड कनेक्ट हो या फिर दोनों ही क्या हो, टेल टू टेल कनेक्ट हो। अगर हेड टू टेल कनेक्ट हो रहा है मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर और इनके बीच का एंगल अगर आप ले रहे हो थीटा, तो वो क्या कहलाएगा, वो दो वेक्टर के बीच का एंगल नहीं कहलाएगा। तो उसको करने के लिए क्या करते थे, इस वेक्टर को थोड़ा आगे बढ़ाइए इस तरीके से। अब देखिए ये इस वाले वेक्टर का टेल और इस वाले वेक्टर का टेल कनेक्ट हो रहा है, अब इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा बेटा, थीटा। तो ये क्या कहलाएगा, एंगल बिटवीन वेक्टर। स्टार्टिंग में बताया था, समझ में आई चीज, ठीक है। इसी चीज को हम करते हैं, क्या करना है हमें, दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 120। कैसे बनाओगे 120, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, इस वेक्टर को, कौन सा, इसी वेक्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाए और इससे हम क्या लेंगे, 120 का एंगल लेंगे। ये हो गया आपका 120 का 120 का एंगल लिया, तो ये आपके पास AO वेक्टर था यूनिट वेक्टर, तो ये आपके पास क्या होगा, BO यूनिट वेक्टर होगा 120। अब BO के साथ जो आपका CO यूनिट वेक्टर है उसका भी एंगल कितना है बेटा, 120 है। तो 120 के लिए क्या करेंगे, इसको भी आगे बढ़ाएंगे और इसके साथ 120 के एंगल पे हम एक और ड्रॉ करेंगे। ये एंगल कितना मिलेगा आपको, 120 तो मिलेगा और ये वेक्टर कौन सा होगा, OC या CO, सॉरी ये कितना हो जाएगा आपका, CO यूनिट वेक्टर मिलेगा। ठीक, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए और इनके बीच का एंगल देखिए कितना मिलेगा आपको, 120 तो मिलेगा। तो 120 किसके बीच का एंगल, ये आपके पास AO और BO के बीच का एंगल, 120 किसके बीच का एंगल, BO और CO के बीच का एंगल, और ये 120 एंगल किसके बीच में, CO और AO के बीच का एंगल बना। तो अब देखिए स्टार्ट यहां से कीजिए, सम ऑफ वेक्टर याद है ना आपको 11th में, तो यहां से स्टार्ट किया, कहां पहुंचे, इस वाले पॉइंट में, फिर हमने कहां इसको ऐड किया, यहां पहुंचे, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो वापस कहां पहुंच जाएंगे, इसी पॉइंट में पहुंचेंगे। तो तीनों का सम क्या कहलाएगा बेटा, आपका 0 ही तो हो जाएगा। जहां से आप इनिशियल स्टार्ट हुए वापस भी कहां पहुंच रहे हैं, आप उसी पॉइंट में पहुंच रहे हैं, तो तीनों का वेक्टर सम कितना होगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो पूरा एफ नेट कितना हो जाएगा आपका, 0। ये आपका सेकेंड मेथड था निकालने का। ठीक है, मेथड थर्ड के बारे में बात करते हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं, कंपोनेंट मेथड। मतलब इसमें हम क्या करेंगे, फोर्स को कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। ठीक, तो कैसे बनाते हैं, सपोज आपके पास एक चार्ज है और इस पे जो फोर्स लग रहा था, याद करिए पहले ऐसे तो लग रहा था, एक फोर्स यहाँ लग रहा था, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था और एक फोर्स कहाँ लग रहा था बेटा, आपका इस डायरेक्शन में लग रहा था। एंगल कितना था, 120 का था। अगर इस F2 को हम इस साइड ड्रॉ करते हैं, ये तो दोनों के बीच का एंगल अगर टोटल कितना 120 था, तो अब कितना हो जाएगा 60, और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्लियर। अब क्या करिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए ऐसे, तो वो भी क्या करेगा, इसके एंगल को डिवाइड करेगा, तो अब एंगल कितना बचेगा यहाँ पर 30, और यहाँ पे भी कितना बचेगा बेटा आपका 30। ठीक है, और बाकी चीज को आप हटा दीजिए, इस वाली चीज को हटा। तो हम जानते हैं जो आपका F नेट फोर्स था वो कितना था, समेशन ऑफ F था। क्लियर। तो समेशन और F को आप क्या लिख सकते हो, F1 प्लस F2 प्लस F3 लिख पाएंगे। ठीक, वेक्टर फॉर्म में आप लिख लीजिए। तो इसके हम क्या करेंगे, कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। पहले हम x एक्सिस में कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, मतलब समेशन ऑफ Fx। तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास F1, इसको मान लो सपोज ये क्या है आपका x एक्सिस और ये क्या है बेटा आपका y एक्सिस। ठीक है, तो F1 x एक्सिस में है क्या, नहीं है, तो ये किसका कितना हो जाएगा 0। F2 x एक्सिस में कितना होगा, कितना लिखेंगे, कंपोनेंट ब्रेक होगा, तो F2 cos 30 तो होगा, और ये F3 का x एक्सिस में कैसा होगा, नेगेटिव साइन होगा। क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में आएंगे तो क्या होगा ये नेगेटिव। ये कितना होगा F3 cos 30 होगा। क्लियर। ठीक, अब देखिए हम जानते हैं क्या कि तीनों ही फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम होंगे। F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू कितना होगा F3 होगा।
क्यों? क्योंकि आपका डिस्टेंस भी सेम है और पेयर ऑफ चार्ज भी क्या है, सेम है। तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल निकलेंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट होगा, तो समेशन ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा, 0 ही तो होगा, कोई दिक्कत नहीं। आप करिए y एक्सिस के लिए समेशन ऑफ एफ, समेशन ऑफ, तो देखिए एफ वाई कहाँ है, ऊपर वाला नेगेटिव, नीचे वाला क्या होगा, सॉरी ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला क्या होगा आपका नेगेटिव। तो F1 जो है वो क्या है, नेगेटिव केस में, इसको हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव F1, ठीक। इसका F2 वाले का y एक्सिस पे कंपोनेंट कितना होगा, प्लस, इस डायरेक्शन में ऊपर की ओर जाएगा, कितना होगा F2 sin 30, और F3 का कितना होगा, प्लस F3 sin 30, क्लियर। sin 30 की वैल्यू कितनी होगी, sin 30 की वैल्यू होगी 1/2, तो माइनस ऑफ F1 प्लस F2/2 प्लस F3/2, क्लियर। और हम जानते हैं F1 F2 F3 क्या होगा, इक्वल, तो इसको एक सिंपल वे में लिख लीजिए, माइनस F, ये कितना हो जाएगा, प्लस F/2 प्लस कितना हो जाएगा F/2, दोनों को ऐड कीजिए, ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी F, और ये क्या है नेगेटिव का F, तो कितना हो जाएगा 0। तो इसका मतलब समेशन ऑफ Fy की वैल्यू भी कितनी आ रही है आपको, 0। तो इसका मतलब नेट फोर्स कितना हो जाएगा बेटा आपका 0। समझ में आया? ये है तीसरा मेथड जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट मेथड। ये थोड़ा सा इजी है, इससे पहले वाला जो हमने आपको बताया वो कैसा था आपका, सुपरपोजिशन मेथड, और उससे पहले जो बताया था वो सिंपल मैथमेटिक्स में बेस था, जो कि लॉन्ग टर्म्स में था, क्लियर। अब एक और न्यूमेरिकल देखते हैं इसमें, जो कि आपका कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, और जो भी हमने आपको बताया भी था कि अगर वर्टिक्स में चार्ज रखे हुए हैं और वो कैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, मतलब नेट फोर्स कितना है, 0 होगा, तो सेंट्रॉइड पे अगर कोई चार्ज रखा होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, हमने बताया था आपको। इसी चीज को अभी हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। कैसे, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जल्दी जल्दी देखिए, चार्ज क्या है Q, यहाँ पे भी चार्ज कितना है Q, यहाँ पे भी चार्ज कितना है Q, और तीनों पे ही क्या है आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, मतलब इस पे भी नेट फोर्स कितना है 0, इस पे भी नेट फोर्स कितना है 0, इस पे भी नेट फोर्स कितना है 0। तो हमें क्या करना है, फाइंड दी चार्ज एट सेंटर, ठीक है। हमें क्या करना है, सेंट्रॉइड पे चार्ज को फाइंड करना, मतलब Q नॉट की वैल्यू निकालना। कब, जब हमारे पास Q, ये वाला Q चाहे ये वाला Q चाहे ये वाला Q, तीनों ही कैसे हैं बेटा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इक्विलिब्रियम कंडीशन में मतलब इस वाले पे भी F नेट कितना होगा, 0 फोर्स, इस पे भी F नेट कितना होगा 0, इस पे भी आपका F नेट कितना होगा बेटा 0। कैसे निकालेंगे, इसको निकालने का तरीका देखिए। सपोज मानिए आपके पास इस तरीके से ये है, ठीक, A पॉइंट है, Q चार्ज ले लीजिए, B पॉइंट है, Q चार्ज, C ले लीजिए, Q चार्ज, और ये Q नॉट। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इसको हटा दीजिए। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो फोर्स की डायरेक्शन यही तो होगी, इसको मान लीजिए F1। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इसके कारण फोर्स कहाँ लगेगा बेटा, ये F2 ही तो लगेगा। आपका इक्विलैटरल है तो इनके बीच का एंगल कितना होगा 60, इसके बीच का एंगल भी कितना होगा बेटा 60 तो होगा, क्लियर। तो आप पे इस वाले चार्ज के कारण और इस वाले चार्ज के कारण नेट फोर्स कितना होगा निकाल सकते हैं डायरेक्ट, तो इसको निकाल लीजिए Fr, रिजल्टेंट फोर्स। डायरेक्शन कहाँ होगी रिजल्टेंट फोर्स की, यही तो होगी, निकालिए कितना हो जाएगा। फिर से हम कौन सा फॉर्मूला, 2F cos θ/2 डायरेक्ट निकाल दीजिए। अब तो आप ये इजी हो गया आपके लिए, तो 2F cos θ/2 इजीली आप निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 2F। क्यों, क्योंकि दोनों ही फोर्स क्या इक्वली तो हैं, क्यों होंगे, देखिए ये भी लेंथ L, ये भी लेंथ L, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस L, इसके बीच की डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा बेटा L, सेम। इस पे भी चार्ज Q, इस पे भी चार्ज Q, तो दोनों का पेयर ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा QQ। यहाँ पे भी चार्ज Q, यहाँ पे भी चार्ज Q, तो दोनों का पेयर ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा बेटा QQ। तो दोनों का फोर्स F1 और F2 क्या होगा, इक्वली तो होगा, तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होगा, 2F cos θ/2। तो 2F cos थीटा कितना हो जाएगा 60 बाई कितना हो जाएगा बेटा आपका, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2F cos 30,
और 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा आपके पास? cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो इसको क्या लेंगे 2 इंटू एफ इंटू √3/2। 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा 2 सॉरी ये हो जाएगा आपका √3f। क्लियर? तो मतलब इन दो फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना हो जाएगा √3f हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हमने कहा कि इस क्यूब पे जो नेट फोर्स होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 0। तो नेट फोर्स 0 कब हो सकता है क्यूब पे? एक तो रिजल्टेंट फोर्स कहां लग रहा है आपका? ऊपर की ओर लग रहा है। ठीक, तो रिजल्टेंट यहाँ पे 0 होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसी के इक्वल मैग्नीट्यूड में लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगना चाहिए। अगर इसी के इक्वल मैग्नीट्यूड में अपोजिट फोर्स लगेगा तो इस पे नेट फोर्स कितना होगा 0 होगा। मतलब ये भी प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस, तो इस इन दो के कारण इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कहां लग रहा है? रिजल्टेंट ऊपर की ओर। कहां लग रहा है? ऊपर की। लेकिन इस क्यू के कारण इस पे फोर्स कहां लगना चाहिए बेटा? नीचे ही तो लगना चाहिए, तभी तो इस पे नेट फोर्स कितना होगा 0 होगा। तभी क्या होगा नेट फोर्स 0 होगा। और नीचे कब लगेगा? जब इसका चार्ज कैसा हो नेगेटिव। क्लियर? तो इस नेगेटिव चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे? तो इसमें निकालिए फोर्स ड्यू टू क्यू नॉट। क्यू नॉट के कारण इस पे फोर्स निकालिए, कितना हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन कितनी वैल्यू निकाली थी? अगर लेंथ l है तो l/√3 का स्क्वायर ये तो होगा। ठीक है, अगर हम निकालते हैं l/√3 का स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट 3 Q0 अपॉन कितना हो जाएगा l स्क्वायर। डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए इसकी? अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? तो दोनों क्या कर दिए आप? इक्वल कर दिए, क्योंकि आपके पास क्या नेट फोर्स 0 है। दोनों को इक्वल कर दिए, कितना आएगा? Fr कितना है √3। F कितना हो जाएगा यहाँ पर इसके बीच का ये वाला, यहाँ पर F कितना होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q का स्क्वायर। Q कितना हो जाएगा Q का स्क्वायर अपॉन इनके बीच का लेंथ L स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट 3Q0 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा L स्क्वायर। 1/4 से 1/4 कैंसिल आउट, इस स्क्वायर से ये Q भी कैंसिल, इस L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा आपके पास √3 Q इक्वल टू 3Q0। यही तो बचेगा आपका √3Q इक्वल टू 3Q0। ठीक है, तो इस 3 को हम क्या लिखते हैं √3 इंटू √3Q0 लिख सकते हैं। तो इस √3 से ये √3 कैंसिल होगा, तो Q0 इक्वल टू कितना जाएगा Q/√3। इसको हटा दीजिए, यही तो वैल्यू है। और साइन कैसा रहेगा इसका? नेगेटिव रहेगा, तभी तो नीचे की ओर करेगा। ये चीज समझ में आ रही है? तो चार्ज कितना हो जाएगा इस सेंट्रॉइड पे? वो हो जाएगा -Q/√3। क्लियर कहानी? यहाँ तक चीज समझ में आई? तो आपने देखा 2F cos θ/2 का कितना ज्यादा यूज करने हो सकता है हमारे पास, कब? जब हमारा फोर्स कैसा हो सेम। तो Q0 इक्वल टू -Q/√3। ठीक, एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख, अभी तक हम बात कर रहे थे दो चार्ज के बीच में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? दो चार्ज के बीच। अब हम निकालते हैं फोर्स बिटवीन वन चार्ज एंड चार्ज रॉड। हमें क्या निकालना है? फोर्स निकालना है किसके बिटवीन? एक चार्ज और चार्ज रॉड के बीच। सपोज मानिए आपके पास एक चार्ज है Q और यहां पर आपके पास एक चार्ज रॉड रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से, जिसकी लेंथ कितनी है B, और इस सेंटर से यानी चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे रखा गया है? वो A डिस्टेंस पे रखा गया है। और टोटल चार्ज कितना है इस पे Q। ठीक है, इसको
मान लीजिए, ठीक, ये छोटा वाला क्यू है और इसके कारण हमें इस रॉड पे क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो एक चीज देखिए, पहले हम किसके बारे में, पॉइंट चार्ज के बीच में बात करते थे, तो हम सेंटर के बीच में डिस्टेंस निकालते थे। अब यहाँ देखिए, हम ये आपके पास एक चार्ज है Q, इसके कारण इस पे भी चार्ज लग रहा होगा, तो यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा। यहाँ पे फोर्स की वैल्यू, इस वाले चार्ज पे फोर्स की वैल्यू, इस वाले चार्ज पे फोर्स की वैल्यू, इस वाले चार्ज पे फोर्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, अलग ही तो होगी। क्यों? क्योंकि F इज इनवर्सली 1 कितना होता है आपका R स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस आपकी बढ़ती जाएगी, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, धीरे होती चली जाएगी। तो कैसे निकालेंगे इसको निकालने का एक तरीका ये है कि ये वाला जो आपके पास रॉड है, इस रॉड की एक छोटी सी स्ट्रिप आप ले लीजिए इस तरीके से। टोटल चार्ज अगर Q है तो इस स्ट्रिप का चार्ज कितना मान लीजिए D, और इस वाले चार्ज से इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x, और इसकी जो स्ट्रिप की जो लेंथ होगी उसको हम कितना मान लेंगे dx। कोई दिक्कत? तो हम पहले क्या करेंगे, इस स्ट्रिप पे यानी इस चार्ज के कारण इस स्ट्रिप पे फोर्स निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट करते हुए चले जाएंगे, तो टोटल रॉड के लिए हमारे पास फोर्स आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे इसको, इस वाले चार्ज के कारण इस पे फोर्स अगर हम देखें तो कितना होगा, स्मॉल फोर्स होगा df 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किस किस के बीच में, q dq, और कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ x स्क्वायर पे, यही तो होगा। लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए, dq की वैल्यू। तो dq की वैल्यू कैसे निकालेंगे, समझिए कि अगर आपके पास इस तरीके से एक रॉड है, ठीक, तो 3, इसको हम 6 पार्ट में डिवाइड कर दें, 1 2 3, तो 2 3 4 5 6, और सबकी जो आपके पास लेंथ है वो कितनी है, 1 मीटर। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, 6 मीटर हो गई। और सपोज इसका जो मास है या वेट है वो कितना है, 24 kg है। ठीक है, सबका कितना है, 24 kg है, और लेंथ कितनी है टोटल आपकी, 6 मीटर है। अगर आपसे पूछा जाए 1 मीटर में बताओ कितना मास होगा, तो कैसे निकालते थे, तो इसको निकाले 24 डिवाइडेड बाई 6 इंटू जितने का हमें चाहिए 1, टोटल मास या टोटल वेट अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ इनटू जितने भी छोटे पोर्शन की हमें चाहिए उसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 4 kg हो जाएगा। अगर हमें 2 का चाहिए, इन 2 का चाहिए सपोज, कैसे निकालेंगे, टोटल वेट डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ इनटू कितना हो जाएगा 2। कितने का चाहिए हमें, 2 का चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 6 से जाएगा 4 इंटू कितना हो जाएगा 8 kg हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी dq की वैल्यू निकालनी, तो आपको कैसे निकालनी होगी, इतने वाले चार्ज। तो हम क्या करेंगे, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा q, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा b, और कितने पोर्शन का निकालना है हमें, dx का। तो फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, q बाई b dx। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आई चीजें। तो और देखिए कैसे निकालेंगे अब हम, ये है हमारा इस स्मॉल से पोर्शन के लिए। अब हमें क्या चाहिए, पूरे पोर्शन का निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इसमें भी इंटीग्रेशन और इसमें भी क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना होगा। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होगा, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करेंगे, 0 to f तक करेंगे। कहां से कहां तक होगा, 0 to f तक होगा। ठीक है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन अभी हम देखते हैं, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे df 0 से लेकर कहाँ f तक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, q भी आपके लिए कांस्टेंट, ये वाला q भी कांस्टेंट, ये b भी कांस्टेंट। तो क्या रह हो जाएगा आपका q बाई b कांस्टेंट, अंदर क्या बचेगा आपके 1/x स्क्वायर dx ही तो बचेगा। ठीक, तो कहां से कहां तक है, जहां से रॉड स्टार्ट हो रही है वहां से लेकर के जहां तक रॉड एंड होगी वहीं तक का तो हमें निकालना है। और कहां से डिस्टेंस लेंगे हम, 4 से, तो इसकी लिमिट कहां से होगी, a, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस a, और यहां तक कितना हो जाएगा a प्लस b। इंटीग्रेशन कैसे होता है, इंटीग्रेशन करना 1/x स्क्वायर dx का, तो कैसे लिखेंगे, x की पावर -2 dx, और इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा इसका,
एक्स पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, ये हो जाएगा एक्स की पावर -1 अपॉन -1, तो -1/x होगा इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है कि x पावर 2 ऊपर ले गए तो कितना हो जाएगा x की पावर -2, इंटीग्रेशन करने तो +1 और अपॉन में जितनी पावर है साथ में +1, तो कितना हो जाएगा x की पावर -1 अपॉन -1, माइनस को बाहर लीजिए, इसको नीचे आइए तो कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा। क्लियर? तो अब देखिए इंटीग्रेशन कितना, यहाँ पे आपका डायरेक्ट कितना हो जाएगा f 1/4πε0 q/b, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -1/x, लिमिट कहाँ से a से लेकर के a प्लस b, तो f इक्वल टू कितना 1/4πε0 q/b माइनस का a प्लस b, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 1/a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, f इक्वल टू 1/4πε0 q/b, कितना हो जाएगा एलसीएम ले लीजिए a प्लस b। ठीक है, तो a प्लस b आपका हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा -a प्लस यहाँ पे कितना a माइनस b। ठीक है, a प्लस बी इंटू a प्लस बी इंटू a हो जाएगा। ठीक है, a प्लस बी, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ a, वो भी कितने का माइनस का a, प्लस करके कितना हो जाएगा बेटा a प्लस b हो जाएगा। ठीक है, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, और जो b बचेगा b से b भी कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल फोर्स 1/4πε0 q, b से b यहाँ पर कैंसिल हो चुका है, नीचे क्या बचेगा a इंटू a प्लस, और ये पूरा फोर्स है आपका किसके कारण, इस चार्ज के कारण इस रॉड पे जो टोटल फोर्स है वो है F इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन a प्लस। ठीक है, तो ये सारी कहानी थी बेटा आज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की, और यही चीज आपको कहाँ पे यूज करनी है, इंटेंसिटी में भी यूज करेंगे, जो कि आपका आने वाले टॉपिक होंगे वहां पे यूज करेंगे। तो यहाँ के बिहाफ में हम वहां पे यूज करेंगे, वहां पे हम ज्यादा सुपरपोजिशन के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक आपका यही था। ठीक है।